कभी कभी किस्मत हमारे सामने ऐसे मोड़ लाती है जहां एक छोटा सा फैसला जिंदगी की दिशा बदल देता है। और यही होने वाला है अनु की जिंदगी में। मंगलसूत्र के बहाने खुलने जा रहा है एक ऐसा राज जो रिश्तों की बुनियाद हिला देगा। सुबह का समय था, हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे जमीन को छू रही थी। शहर की गलियों में लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लग चुके थे, लेकिन अनु के लिए आज का दिन कुछ अलग था। उसके मन में एक मीठी सी घबराहट और उम्मीदें थी। आखिरकार शादी की तैयारियों का सबसे अहम हिस्सा था उसका मंगलसूत्र चुनना। अनु ने अपने कमरे में आईने के सामने खड़े होकर बालों को संवारते हुए सोचा, आज अगर सब ठीक रहा तो वो पल भी आएगा जब मैं अपना मंगलसूत्र हाथ में पकड़कर देखूंगी और महसूस करूंगी कि यह सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि मेरे जीवन का सबसे कीमती वादा है। लेकिन उसे क्या पता था कि इस दिन की शुरुआत इतनी आसान नहीं होगी। दूसरी तरफ आर्यवर्धन पहले से ही अनु के लिए रास्ता साफ करने में लगा था। उसे मालूम था कि रघुपति और गोपाल जी के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने मिलकर दुकान को लेकर एक षड्यंत्र रच लिया था। चाहे अनु और विपिन की शादी हो भी जाए, फिर भी दुकान वापस नहीं की जाएगी, बल्कि उसे खुद चलाया जाएगा। सुबह सुबह आर्य ने गोपाल जी से मिलने का निश्चय किया। जब वह वहां पहुंचा तो माहौल थोड़ा गंभीर था। पेपर साइन किए? आर्य ने सीधे पूछा। गोपाल जी ने हिचकते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं किए। आर्य की आंखों में सख्ती आ गई। और करना भी मत जब तक मैं ना कहूं। उसकी आवाज में ऐसा दृढ़ निश्चय था कि गोपाल जी चुप हो गए। आर्य को पता था कि समय बहुत कम है और उसे अनु तक पहुंचना होगा। उसने एक चाल चली। वह सुबह सुबह वानू के घर पहुंचा और सबको मॉर्निंग वॉक के लिए ले गया। मॉर्निंग वॉक का माहौल हल्का फुल्का था। हर कोई बातचीत कर रहा था, लेकिन आर्य की निगाहें अनु पर थीं। दौड़ अगले दिन तय था कि सभी लोग ज्वेलरी शॉप जाएंगे मंगलसूत्र चुनने के लिए। अनु इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी मीरा ने उसे अपने पास बुला लिया। अनु, तुम्हें लीव लिखकर देनी होगी, मीरा ने कहा। अनु ने तुरंत अपनी छुट्टी का आवेदन लिखा। मेरी शादी है, कृपया छुट्टी दें। लेकिन खेल यही बदल गया। मीरा ने वो आवेदन हर्षवर्धन के पास भेज दिया। हर्ष ने पेपर को हाथ में लिया और बिना एक पल गंवाए उसे पाड़ डाला। ये ड्रामा कहीं और करना, छुट्टी नहीं मिलेगी, हर्ष ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन सर, ये मेरी शादी है, अनु ने धीमे स्वर में कहा। शादी के नाम पर छुट्टी? यहां काम करो और बाकी सब छोड़ो। उसने अनु के सामने ढेर सारा काम रख दिया। अनु का चेहरा उतर गया। उसके मन की खुशियां जैसे अचानक थम गई हों। वे जानती थी कि अगर आज शॉप तक नहीं पहुंची तो उसके लिए यह मौका खो जाएगा। लेकिन फिर भी उसने मजबूरी में काम शुरू कर दिया। इसी बीच ज्वेलरी शॉप पर माहौल थोड़ा अजीब था। रघुपति वहां पहले से मौजूद था और एक ड्रामा रच रहा था। जब आपको पता था कि आज मंगलसूत्र चुनने आना है तो आपने अनु को ऑफिस कैसे? आर्य का माथा सिकुड़ गया। वह तुरंत बाहर निकला और ऑफिस में फोन मिलाया। झंडे ने रिसीव किया और कहा, हर्ष सर ने उसकी लीव कैंसिल कर दी है और वह काम कर रही है। यह सुनते ही आर्य के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों आ गए। उसने तुरंत हर्ष को कॉल करने का निश्चय किया। उसे पता था कि अनु को वहां से निकालना होगा, चाहे जो हो। अनु को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी तरफ आर्य बढ़ रहा है। वह अपने मन में अब भी सोच रही थी कि शायद आज का दिन खत्म हो जाएगा बिना मंगलसूत्र देखे। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। मंच सज चुका था। रंग बिरंगी लाइटें टिमटिमा रही थी और हर तरफ जन्माष्टमी के गीत गूंज रहे थे। घर के हर सदस्य के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे अनिका के चेहरे पर उधर अनिका अपने कमरे में जाकर रिमोट कंट्रोल की जांच कर रही थी। उसने टाइमर सेट किया और मन ही मन सोच रही थी, जैसे ही सही वक्त आएगा
सब खत्म हो जाएगा और सरू का चेहरा देखकर सबको समझ आ जाएगा कि वो कितनी बदकिस्मत है। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग साफ झलक रही थी। शाम का समय हो चुका था। सभी मेहमान आने लगे। बच्चे कान्हा के रूप में सजकर खेल रहे थे। महिलाएं थाल में मिठाइयां और फूल सजा रही थी। सरू ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और वेद की मदद से मंच की सजावट देख रही थी। वेद सरू को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। इसी बीच अनिका ने मौका देखकर झूमर के नीचे खड़े मंच के बीचों बीच सरू की जगह तय कर दी। उसने मन में सोचा, बस कुछ ही देर, फिर इस झूमर के कांच के टुकड़े बरसेंगे और सरू की दुनिया। लेकिन तभी वेद की नजर अनिका पर पड़ी। उसने देखा कि अनिका का ध्यान बार बार ऊपर लगे झूमर और अपने हाथ में पकड़े छोटे से रिमोट पर जा रहा है। वेद को समझ नहीं आया कि यह सब क्या है, लेकिन उसका मन किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। वेद धीरे धीरे भीड़ के पीछे से आगे बढ़ा और जैसे ही उसने देखा कि झूमर हल्का सा हिलने लगा है, उसका शक गहरा हो गया। सरू गाने में मग्न थी और उसे ऊपर की स्थिति का बिल्कुल पता नहीं था। अनिका ने बटन दबाने ही वाली थी कि तभी अचानक बिजली हल्की सी झपकी मार गई और रिमोट का कनेक्शन कुछ पल के लिए टूट गया। अनिका चौंकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और फिर से बटन दबाने की कोशिश की। वेद अब तक अनिका के पास पहुंच चुका था। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और जोर से कहा, "ये क्या कर रही हो अनिका? ये रिमोट किस लिए है?" अनिका ने चौंकते हुए रिमोट छुपाने की कोशिश की, लेकिन वेद ने उसे उससे छीन लिया। "यह देखिए, इस रिमोट से झूमर में रखा टाइमर एक्टिव होता है और इस झूमर में भरे हैं कांच के टुकड़े जो किसी के भी ऊपर गिर सकते थे।" दादी, सरू और बाकी परिवार के सदस्य हक्का बक्का रह गए। माहौल में सन्नाटा छा गया। अनिका की चालें अब अपने चरम पर थीं। उसने सोचा था कि जन्माष्टमी का यह दिन, जब पूरा घर खुशियों में डूबा होगा, उसके बदले का सबसे सही समय होगा। उसका चेहरा शांत था, पर दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, सरू को खत्म करना। झूमर में छुपाए गए कांच के टुकड़े, टाइमर और रिमोट, सब कुछ तैयार था। अब बस उस पल का इंतजार था जब सरू उसके जाल में आ जाएगी। दूसरी तरफ सरू अपने मासूम दिल से पूजा में लीन थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पीछे इतनी खतरनाक योजना बनाई जा रही है। उसके हाथ में माखन की थाली थी और होठों पर कान्हा का नाम, अनिका का संकेत, वेद का संदेह। वेद ने धीरे से अपने दोस्त को इशारा किया और चुपके से झूमर के नीचे जाकर देखा। टाइमर की हल्की सी लाइट चमक रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह कोई साधारण सजावट नहीं थी। वह बिना समय गंवाए दादी के पास गया और बोला, "दादी, सरू को यहां से हटाना होगा, तुरंत।" दादी हैरान रह गईं। "पर क्यों बेटा?" वेद ने धीमे स्वर में कहा। "मुझे लगता है कोई बड़ा खतरा है। सच्चाई का खुलासा इसी बीच।" अनिका ने बटन दबाने के लिए उंगली बढ़ाई, लेकिन वेद तेजी से आगे बढ़ा और झूमर की बिजली काट दी। पूरी हॉल में अचानक अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए और उसी समय वेद ने झूमर की जांच की। कांच के टुकड़े और टाइमर देखकर सबके होश उड़ गए। दादी गुस्सा और कहा, "जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।" सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के थे। उसने वेद के हाथ को थाम लिया और कहा, "तुमने मुझे आज जिंदगी दी है।" अंतिम मोड़, जन्माष्टमी का उत्सव फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब सबक के साथ। झूठ और धोखे की उम्र छोटी होती है। सरू ने कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, "आपका धन्यवाद, जो आपने मुझे सच दिखाया और मुझे बचाया।" अनिका को घर से निकाल दिया गया और परिवार में फिर से शांति लौट आई। वेद और सरू ने मिलकर ये ठान लिया कि अब वे किसी को अपने बीच गलत फहमी नहीं पैदा करने देंगे। कहानी का यही संदेश था, सच और भलाई किसी भी साजिश से ज्यादा ताकतवर होते हैं।